हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वैश्विक तापन का विवाद। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि वैश्विक तापन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उपकेंद्रता के कारण और नियतता के कारण आते हैं। आज हम देखते हैं कि और किन कारण आते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर सौर विकिरण में भिन्नता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर विकिरण में भिन्नता के कारण आते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के कक्षीय मतलब जो पहले जो 23.5 अंश झुकी है ना, वो होता है उसका झुकाव। और कक्षीय पहले जो दीर्घवृत्ताकार थी, अब फिर से वो 40 से 45 हज़ार साल बाद फिर वो एक बार वृत्ताकार पट पर आती है, तो इस वजह से भी आता है। और यहाँ पर देखिए झुकाव की वजह से भी आता है। तो इसके वजह से सूर्यताप की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिससे वैश्विक तापन होता है। यहाँ पर देखिए, सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि होने से वायुमंडल का ऊष्मन होता है, जिस कारण गर्म जलवायु का आविर्भाव होता है। हिम चादरें और हिमनद पिघलने लगती हैं। यहाँ पर देखिए, जब सौर विकिरण की मात्रा दीर्घकालिक वृद्धि मतलब लगातार उसमें वृद्धि होने लगती है, तो वायुमंडल में ऊष्मन होने लगता है, जिसके कारण जलवायु आविर्भाव होता है, हिम चादरें और हिमनद पिघलने लगती है। आगे देखिए, इसी प्रकार सौरिक विकिरण की मात्रा में कमी होने से वायुमंडलीय तापन में गिरावट होती है, जिस कारण जलवायु की शीत अवस्था का आविर्भाव होता है एवं अंततः हिमकाल का आगमन होता है। जिस तरह यहाँ पर हिमनद पिघलने लगती है, हिम चादरें, उसी तरह यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से सौरिक विकिरण की मात्रा में कमी होती है, यहाँ पर सौरिक विकिरण की मात्रा में जब वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर कमी होने से वायुमंडलीय तापमान में गिरावट होती है, जिसके कारण जलवायु की शीत अवस्था का आविर्भाव होता है एवं अंततः हिमकाल का आगमन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पुनः सूर्यकोट में संकुचन व सौरिक विकिरण में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है एवं हिमकाल समाप्त हो जाता है एवं अंततः हिमकाल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर ये है सूर्यकोट में संकुचन। ये जो सूर्यकोट में संकुचन होता है ना, उसकी वजह से सौरिक विकिरण में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है एवं हिमकाल समाप्त हो जाता है एवं अंततः हिमकाल प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा सौर चक्र, सन स्पॉट साइकिल। सौर चक्र, सौर कलंक, सूर्य के काले धब्बे। सूर्य पर काले धब्बे पड़ने को ही सौर कलंक आते हैं। सौर कलंक की संख्या बढ़ने से सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि होती है, जिससे सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ पर जो सूर्य पर काले धब्बे की संख्या ज़्यादा हो रही है ना, उसी की वजह से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस कारण पृथ्वी की धरातलीय सतह एवं उसके वायुमंडल का ऊष्मन होता है। इसी प्रकार सौर कलंक की संख्या घटने से और विकिरण की मात्रा में ह्रास होता है, जिससे वायुमंडलीय तापमान में गिरावट आती है। अगर इस सौर कलंक की संख्या घटने से, जो सूर्य पे काले धब्बे थे उसकी संख्या घटने से सूर्य की विकिरण की मात्रा में ह्रास होती है, उसकी मात्रा में कमी होती है, जिसकी वजह से वायुमंडल के तापमान में गिरावट आती है। यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी उद्भेदन, ये तीसरा है। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निस्तृत धूल एवं राख लघु तरंग सौर विकिरण में खुद भाग के निचले क्षोभ मंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ज्वालामुखी उद्गार, अगर ज्वालामुखी बहुत दिनों से शांत है, बहुत सालों से शांत है, अगर ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो उसके धूल कण, उसके जो भी निकलेंगे, धूल कण निकलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, उसके वजह से वो जो हमारे वायुमंडल में फैल जाएगा और जिसके वजह से सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी, तो भी हम इसे रोक सकते हैं। यहाँ तो भी इसके वजह से भी ये हो रहा है, क्योंकि ज्वालामुखी इस वक्त नहीं फट रहे हैं। चूँकि निचले वायुमंडल का तापमान ही पृथ्वी की सतह पर मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करता है, अतः ये पृथ्वी के शीतलन का कारण बनते हैं। जो नीचे का वायुमंडल होता है ना, वही पृथ्वी के शीतलन का कारण बनते हैं। यहाँ पर देखिए, 1991 में फिलीपींस ने पिनाटोबा ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी के औसत ताप लगभग 0.5 तक गिर गया था। यहाँ पर क्या है
कि 1991 में फिलीपींस में पिनाटोबा ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद पृथ्वी का औसत ताप लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। यहाँ पर चौथा है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी की कक्षा में यह धीमा परिवर्तन अग्रगमन कहलाता है। यह अग्रगमन तापमान की वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण है। यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है ना, वो दीर्घवृत्ताकार घूमती है, जिसके वजह से सूर्य और पृथ्वी की दूरी हमेशा ज़्यादा और कम होती रहती है। उसके वजह से भी हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर वायुमंडलीय गैसें संयोग में परिवर्तन। यहाँ पर अगला देखिए, वायुमंडलीय गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनके उत्सर्जन में मुख्यतः प्राकृतिक कारण ही सम्मिलित रहते हैं। इनके द्वारा निर्मित इन गैसों के असंतुलन का विभिन्न चक्रों द्वारा रहता है, लेकिन मानव जनित कारक पृथ्वी के इस संतुलन में बदलाव लाते हैं, तो उनकी क्षतिपूर्ति प्रकृति नहीं कर पाती। फलस्वरूप परिवर्तन जैसी घटना घटित रहती है। ये जो है, इसके वजह से अगर मानव इसमें अपने तरीके से बदलाव लाएंगे तो उसकी क्षतिपूर्ति प्रकृति नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से ऐसी घटना घटित होगी। यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, भले ही वैश्विक तापन के बढ़ने का विवाद क्यों ना हो, लेकिन यह मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों का कारण ही वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। ये भले ऐसा कहा जाए कि ये दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका मूल तो यही है कि ये मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के कारण ही वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। क्योंकि आजकल उद्योग इतने ज़्यादा हो गए हैं और पेड़ पौधों को इतनी तेज़ी से काटा जा रहा है, जिसके वजह से ऐसे तापमान में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, जैसे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, हैरी हैस का सागर नितल प्रसरण एवं मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी जलवायु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या में सहायक होते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं मानव जनित कारक और उनका जलवायु परिवर्तन में योगदान। यहाँ पर देखिए, संसाधनों का दुरुपयोग, नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकीकरण, ईंधन का ह्रास जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग और आदि, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव जैसे नवीनीकरण, वातावरण में CO2 आदि, GHGs के उत्सर्जन का बढ़ाव, समतापमंडल में ओजोन ह्रास और तापमान में वृद्धि, ये सब है वैश्विक तापन के कारण, ये सब होने के कारण ही वैश्विक तापन हो रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में।